हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जल्दी से जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा। जल्दी से जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, सीधी बात नो बकवास में। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथन में कौन सा सही नहीं है। ये क्वेश्चन चला सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। अगर ये सरल रेखीय पथ पर कोई पिंड चल रहा है, ये सरल रेखीय पथ पर कोई पिंड चल रहा है, मान लीजिए ये पिंड चल रहा है, तो कह रहा है अगर त्वरित गति से चल रहा है, यानी अगर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड अभी है, अब फिर इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो 10 से हो गया कितना, 20, 10 मीटर पर सेकंड से कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड, त्वरण हो गया। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्त, त्वरण कहते हैं। अब कहते हैं कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, गौर फरमाइएगा, कौन सा सही नहीं है। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, एकदम सही है। चाल इसका त्वरित गति में तो 10 से 20 होगा। फिर कहता है इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होगा, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाएगा। ये तो गलत है, पृथ्वी से दूर काहे जाएगा, त्वरित गति में चल रहा है तो पृथ्वी से दूर काहे जाएगा। त्वरित गति में अगर ये चल रहा है तो ये पृथ्वी से दूर क्यों जाएगा। ध्यान दीजिएगा, त्वरित गति में अगर ये चल रहा है तो ये पृथ्वी से दूर क्यों जाएगा। त्वरित गति में अगर ये चल रहा है तो ये पृथ्वी से दूर क्यों जाएगा, ये तो पृथ्वी पर चलेगा। इसकी चाल हमेशा बदलेगी, वेग सदैव परिवर्तित होगा, इसका वेग सदैव एक बल कार्य करेगा, बल लगेगा तब ना इसका वेग में परिवर्तन होगा। पृथ्वी से दूर चल जाएगा, ऐसा थोड़े कि एक्सीलरेटर देंगे तो गाड़ी जो है नीचे धरती छोड़ के हवा में चलने लगेगा, एकदम नहीं चलेगा। तो आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चला, एनसीईआरटी का है तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तुमको। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, सबको पता है दोस्त मेरे, गति का जो तीसरा नियम है, गति का तीसरा जो नियम है, तीसरा जो नियम है, गति का तीसरा नियम, कौन नियम चला, गति का तीसरा नियम जो कहता है, गति का तीसरा नियम क्या कहता है, पहला क्रिया प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी, लेकिन ये भी कहता है क्रिया एंड प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है। और दूसरा क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है, और जितना क्रिया होगा क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगा, यानी बल हमेशा जोड़े में होगा, बल जो होगा हमेशा जोड़े में होगा, बल हमेशा जोड़े में होगा, बल हमेशा जोड़े में होगा। ध्यान दीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है, बल हमेशा जोड़े में रहता है, गौर फरमाइएगा। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पर लगता है, सदैव भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करता है कि परिमाण एवं दिशा समान होते हैं, दिशा समान नहीं होता, दिशा विपरीत होता है, सदैव भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगता है। इज द राइट आंसर, डी नंबर, बी नंबर। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। देख लो, तीसरा नियम कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है और बल हमेशा जोड़े में होता है, और दोनों अलग अलग वस्तु, जैसे हमको अगर मारिएगा ना तो आपके हमारे हाथ को चोट लगेगा, अगर हमारे गाल को मारिएगा तो हमारे हाथ को चोट लगेगा। कितनी गर्मी है सर, भींगे हैं आप, फैन नहीं है क्या। दोस्त मेरे एकदम हम नहीं भींगे हैं, आप हमारी चिंता ना करें, आप चला पढ़ाई की चिंता करें और आपके लिए फायदेमंद होगा, और हमको आउट ऑफ कंटेंट न जाइए। चला जी इधर ध्यान दीजिए, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरने वाले द्रव्यमान के दो पिंड, क्या हो जाएगा बता। एगो चीज ध्यान रखिएगा, निर्वात में गिराए, निर्वात में गिराए, अंतरिक्ष में गिराए, निर्वात में गिराए, अंतरिक्ष में गिराए, निर्वात में गिराए, अंतरिक्ष में गिराए, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु जो है M1 और M2, ये ध्यान रखिएगा दोनों साथ गिरेगा,
दोनों साथ गिरेगा। लेकिन अगर हवा में आप 1 किलोग्राम रुइया ले लीजिए, एक क्विंटल का आप लोहा ले लीजिए, तो हवा में भारी वाला पहले गिरेगा। 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 देख लो, निर्वात या अंतरिक्ष में दोनों साथ में गिरेगा और हवा में भारी वाला पहले गिरेगा। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? अब ध्यान दो, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या हो जाएगा। कहते हैं चंद्रमा के पृष्ठ पर के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड या तो निर्वात में गिरेगा या अंतरिक्ष में यानी चंद्रमा पर, तो दोनों साथ में गिरेगा। हवा में भारी पहले गिरेगा और हल्का बाद में गिरेगा। बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी बता। कि वे किसी भी क्षण समान होंगे, के विभिन्न त्वरण होंगे, समान परिणामी बल कार्य करेगा, जड़त्व में परिवर्तन हो जाएगा। बताओ आंसर क्या होगा 3 का। व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी की डी। जल्दी बता दो। कि वे किसी भी क्षण समान होंगे। कि वे किसी भी क्षण समान होंगे क्योंकि दोनों साथ में गिरेगा। कि वे किसी भी क्षण समान होंगे क्योंकि दोनों किस में गिरेगा? साथ में गिरेगा। लेकिन अगर वही हवा में कह दे तो भारी वाला पहले गिरेगा और हल्का वाला बाद में गिरेगा। अगला 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 ये क्वेश्चन चला, पूछा भी था आपको। देख लो, ये अगर आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में, इस सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चला, एकदम जरा सा भी मजाक में नहीं लेना। एफ बराबर फॉर्मूला आप पढ़े होंगे Gm1m2 अब बटा आर स्क्वायर। एफ बराबर फॉर्मूला होता है Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन कर रहा है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। कह रहा है खाली द्रव्यमान को आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा Gm1/2 इंटू M2/2 अब बटा आर स्क्वायर। हमको ही लगता है 1/4 हो जाएगा और Gm1m2 अब बटा आर स्क्वायर यानी हो जाएगा F/4, यानी ये हो जाएगा कितना चला F/4, यानी ये हो जाएगा F/4। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। अगर ये दोनों को आधा कर देंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, Gm1m2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। F/4 इज द राइट आंसर। F/4 इज द राइट आंसर। जल्दी से मार दो, ये एनसीईआरटी का चला सवाल है। दिस सवाल इज फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी है आपको। बीपीएससी टीआरई में भी पूछा है ये क्वेश्चन, आप जाके मिला लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई में भी क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी का सवाल भी है डायरेक्ट। जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा। एकदम चला हाउ हाउ करके एनसीईआरटी ने पढ़ा जा सकता है, एनसीईआरटी एकदम प्यार से पढ़ने की जरूरत है। कहते हैं अगर M1 M2 को आधा कर दिया जाए और बीच की दूरी को अस्थिर रखा जाए 1/4 Gm1m2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है, ये सब छूट ना जाए इसलिए चला हम दे दिए हैं। ये है विषुवत रेखा, जिसको हम सबसे बड़े भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये ध्रुव है, ये वाला पार्ट ध्रुव है। यहाँ जी का मान जो होता है वो अधिक होता है, यहाँ जी का मान अधिक होता है, यहाँ जी का मान जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है या न्यूनतम कह सकते हैं। यहाँ जी का मान अधिकतम होता है, यहाँ जी का मान अधिकतम होता है। और यहाँ अगर जी के मान की बात कीजिएगा तो जी का मान यहाँ न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। और यहाँ पर अगर जी का बात कीजिएगा तो यहाँ जी का मान 0 होता है। देख लो, ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अब गौर फरमाना क्या हो जाएगा आंसर।
कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवतीय वृत्त और ध्रुव पर समान होता है, विषुवत रेखा और ध्रुव पर समान होता है, नहीं यहाँ अधिकतम होता है यहाँ न्यूनतम होता है। और गौर फरमाइएगा ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, नहीं दोस्त ध्रुव पर अधिकतम होता है, तो ये भी गलत है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यही सही है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ता है, नहीं भाई, ध्रुव से भी ये अधिक है, ये कम है, इधर से इधर जाओगे तो घटेगा। दोस्त मेरे इधर से इधर जब जाओगे ना तब बढ़ेगा, इधर से इधर जब जाओगे, इधर से इधर जब जाओगे तब बढ़ेगा। बढ़िया से देख लो, अधिक से कम की ओर आएगा घटेगा, इधर से इधर जाओगे बढ़ेगा। ध्रुव पर महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और यहाँ पर केंद्र पर जी का मान 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर भार भी 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार का मान भी क्या होता है, 0 होता है। हाँ एकदम चला, हम चला जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगभग हम आपको करवा दे रहे हैं। और आज शायद 18वां क्लास है ये, 19 और 20 बचा सोम और मंगल। अब बुध से हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी पूरा का पूरा 7 से 8 दिन में चला आपका कंप्लीट करवा देंगे हम एग्जाम से पहले। आजा आजा मोरे राजा लेके ढोल बाजा, अगला अगला अगला। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी इचला, इस बार का बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम बार बार कहते हैं बाबू रेखा पढ़ लो, पूछता है कोई लड़का किसी डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। आपको पता होगा कि वेग की दिशा जो होती है वो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, और त्वरण और बल की दिशा जो होती है वो केंद्र की ओर होती है। देख लो, वेग की दिशा जो होती है वो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, और त्वरण और बल की दिशा जो होती है, त्वरण और बल की दिशा जो होती है वो केंद्र की ओर होती है। त्वरण और बल की दिशा जो होती है वो केंद्र की ओर होती है। देख लो, वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है इधर, और त्वरण और बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। अगर ये बॉल बांध कर हम घुमाएंगे, आप रस्सा टूट जाएगा, ये मान लो रस्सी है और टूट जाएगा, तो ये बॉल स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। चला जी, एनसीईआरटी का वन लाइनर, पूरे क्वेश्चन को वन लाइनर बना के हम ला रहे हैं। और कब ला रहे हैं, बुधवार से, क्योंकि हम बोले थे 20 दिन 20 कक्षा हम लेने वाले हैं इंपॉर्टेंट, तो आज 18वां है, 19 और 20 आपका बाकी है। बताइए, वृत्ताकार पथ में गति करेगा, वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश केंद्र की ओर आ जाएगा, या वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बता दो। एकदम सिंपल है। चला, वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, और बल और त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। आंसर, व्हाट इज द आंसर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, जल्दी से लिख लो। अच्छा, एगो चीज और चला जो इसका पूछता है, बताइए तो वृत्तीय गति में नियत रहता है। वृत्तीय गति में एक समान चाल से जब कोई पिंड चलता है तो नियत कौन रहता है, वृत्तीय गति में नियत रहता है, वृत्तीय गति में नियत रहता है, वृत्तीय गति में नियत रहता है। एगो है चाल और दूसरा है गतिज ऊर्जा, एगो है चाल और दूसरा है गतिज ऊर्जा। वृत्तीय गति में नियत रहता है, एगो है चाल, एगो है गतिज ऊर्जा, एगो है चाल, एगो है गतिज ऊर्जा। वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है, एगो चाल और एगो गतिज ऊर्जा। वृत्तीय गति में नियत रहता है एगो चाल और एगो गतिज ऊर्जा, और तीसरा ले लो 1 और 2 बोथ। बताओ आंसर क्या होगा। वृत्तीय गति में नियत रहता है चाल की गतिज ऊर्जा की दोनों, चाल की गतिज ऊर्जा की दोनों। वृत्तीय गति में नियत रहता है चाल की गतिज ऊर्जा की दोनों। आंसर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, दोनों। चाल भी नियत रहता है और गतिज ऊर्जा भी नियत रहता है, चाल भी नियत रहता है, गति ऊर्जा भी नियत रहता है। एक बात बताइए, एक क्वेश्चन और आता है, सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है, मान लो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो यहाँ आवश्यक अभिकेंद्र बल किसके बराबर होता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होता है, कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगी तो उसे अभिकेंद्र बल चाहिए। यहाँ सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ जो अभिकेंद्र बल होगा वो किसके बराबर होगा, एगो है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, एगो है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, एगो है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, और दूसरा है दोस्त मेरे विद्युत आकर्षण बल के बराबर, विद्युत आकर्षण बल के बराबर, विद्युत आकर्षण बल के बराबर। एक है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, एक है विद्युत आकर्षण बल के बराबर। बताइए आंसर क्या होगा। अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर कि विद्युत आकर्षण बल के बराबर। व्हाट इज द आंसर,
क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए। कहते हैं अभिकेंद्र बल जो होगा वो किसके बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल के विद्युत आकर्षण बल के बराबर, किसके बराबर होगा, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता। अगर हम कहें कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ग्रह नक्षत्र जब ये देखे ना चला, गुरुत्वाकर्षण बल आंसर मार दो, कोई भी ग्रह देखे, इलेक्ट्रॉन आप पर आवेश है तो वहां अगर दिखे तो विद्युत आकर्षण बल मार दो, अगर कोई गाड़ी गोलंबर पर घूम रही है तो वहां घर्षण बल मार दो। गाड़ी होगा तो अभिकेंद्र बल घर्षण बल के बराबर, ग्रह होगा तो अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल के बराबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न कहता है गुरुत्वाकर्षण के नियम राशि में जी का मान क्या है। देख लो चला, जी का मान क्या होता है, छोटी जी एक होता है, बड़ी जी एक होता है। ये है चला बड़ी जी, ये है छोटी जी, तो दोनों का अलग अलग मामला है। इसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो फिर इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक, इसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब इसका जो मान होता है जी बराबर, ये होता है जीएम बट्टा आर स्क्वायर, जहां एम और आर ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या है, जबकि इसका मान फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर। ये एकदम नियत है, इसका मान कभी नहीं बदलता और इसका मान हर जगह बदलता है। इसका अभी तुरंत बताए थे, ध्रुव पर ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। इसका मान हर जगह क्या होता है, बदलता है, इसीलिए भार का मान भी बदलता है हर जगह। अब क्वेश्चन पढ़िए, जी का मान क्या है, कैपिटल जी का मान हमेशा नियत रहता है। ये जो कैपिटल जी है दोस्त मेरे, इसका मान हमेशा नियत रहता है, ये किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, ये फिक्स होता है। अब आंसर आप बता दीजिए, हम तो नहीं बताएंगे, आप बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। जी का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, डी फॉर डॉग, नहीं करता है इज द राइट आंसर। कैपिटल जी का मान जो है ये किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, ना द्रव्यमान और त्रिज्या पर। आप कहेगा द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर जो निर्भर करता है वो है स्मॉल जी, दैट इज गुरुत्वीय त्वरण। एकदम बढ़िया से देख लो चला, कैपिटल जी का मान नियत रहता है, स्मॉल जी का मान जो है हर जगह बदलता है। स्मॉल जी के मान की अगर हम बात करें तो ये हर जगह बदलता है, कैपिटल जी का मान नियत रहता है। एकदम चला आराम से पढ़ना है, किसी भी प्रकार का झोल झाल नहीं करना है, नहीं तो चला एनसीईआरटी हमरा से नहीं बनेगा, चला हम गड़बड़ कर देंगे, तनी से हड़बड़ाएंगे तो गलती आंसर मार देंगे। देखो द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है छोटी जी, और दोनों पर निर्भर नहीं करता है बड़ी जी, यही मामला है। क्योंकि बड़ी छोटी जी बराबर फॉर्मूला होता है जीएम बटा आर स्क्वायर, इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए यह निर्भर करता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, गौर फरमाइएगा। कहते हैं आर त्रिज्या के की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, अभी तुरंत हम क्या बताए थे, भार का मान जो होता है वो होता है W बराबर mg। अब पृथ्वी के केंद्र पर हम बताए थे आपको जी का मान होता है 0, और जी का मान होता है 0 तो W का मान हो जाएगा 0। अब आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, W बराबर होता है mg, जी का मान 0 तो W का मान 0। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता दो क्या हो जाएगा आंसर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार 1/r स्क्वायर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार r गुना होगा, अनंत होगा, शून्य होगा, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बता दो। जी का मान 0 होगा तो यहाँ W का मान भी 0 होगा, जी का मान 0 होगा तो W का मान भी क्या होगा, 0 होगा। आंसर हो जाएगा शून्य होगा, आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे शून्य होगा। जी का मान 0 होगा तो W का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, देख लो चला अगला प्रश्न क्या कहता है।
कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 हो तो F1 और F2 में क्या संबंध होगा? गौर फरमाइएगा। ये पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी है, और कह रहा है ना कि ये जो सेब जो इधर बल लगाएगा ये F1 है और पृथ्वी जो इधर से बल लगाएगी वो F2 है, तो दोनों का परिमाण का मान समान होगा क्योंकि एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगा। एगो नीचे की ओर होगा तो एगो ऊपर की ओर होगा। बताइए आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, व्हाट इज द आंसर? कहते हैं कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर पृथ्वी और सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 हो, ये F1 हो, ये F1 हो, तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 हो, सेब कोई एक F1 और कोई एक F2 हो, तो दोनों एक दूसरे के बराबर तब विपरीत होगा। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होगा, F1 F2 बहुत अधिक होगा, F2 की तुलना में F2 की तुलना में F1 थोड़ा अधिक होगा, F1 और F2 दोनों बराबर होगा, इज द राइट आंसर। लेकिन दिशा विपरीत होगा, एक पर एक्शन होगा तो दूसरे पर रिएक्शन होगा। द राइट आंसर इज डी फॉर डॉग। अगला सोनार। देखो चला, ये हम इसलिए लाए थे कि सोनार और रेडार को पढ़ा सके। देखो बढ़िया से, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। अब गौर फरमाना, सोनार, सोनार की अगर हम बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। इसमें हम लोग पराश्रव्य तरंग का यूज करते हैं। सोनार की अगर हम बात करें चला, इसको हम लोग पराश्रव्य तरंग का यूज करते हैं, पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग रेडियो तरंग का प्रयोग, एकदम चला हाउ हाउ करके अगर हम मारेंगे ना थोड़ा स्पीड में तो हमसे गलती हो जाएगा। इसको एनसीईआरटी कहते हैं पराश्रव्य तरंग, अब वो है रेडियो तरंग। पराश्रव्य तरंग और ये है रेडियो तरंग। सोनार की अगर हम बात करें, ओरिजिनल एनसीईआरटी की बात करोगे तो एनसीईआरटी के पैटर्न पे लोग कुछ भी पढ़ा देते हैं, लेकिन ओरिजिनल एनसीईआरटी को पढ़ाना चला बहुत मुश्किल काम है। आप यूट्यूब पे जब खोजिएगा ना तो आज तक भारत के इतिहास में किसी ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पूरी कक्षा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक बिना छांटे हुए नहीं करवाई। कलेक्टेड करवा दिया गया है टीचरों के द्वारा, लेकिन छांट A to Z कोई नहीं करवाया है, सिर्फ मैंने करवाया है। और एक एक वीडियोस का व्यू 14 लाख है, मतलब 14 लाख लोगों ने एक एक एनसीईआरटी के वीडियोस को देखा है। आप कहिएगा कि नहीं सर आप तो अपना बड़ाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप आज जाइएगा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, आपको एक भी नहीं मिलेगा मेरे अलावे। और जो मिलेगा उसमें आप गौर से देखिएगा तो वो सिलेक्टेड करवाया चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेके 6th क्लास और चैप्टर नंबर 10th के लास्ट क्वेश्चन तक कोई नहीं करवाया। आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको विश्वास ना हो हमारे ऊपर, हो सकता है आपको लगे कि सर गलत बोल रहे हैं, सर तो अपना झूठ बोल रहे हैं। पराश्रव्य तरंग या रेडियो तरंग ये भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और ये भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, दोनों परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और अगर हम बात करें ये सोनार की, तो ये पानी में वस्तु को खोजता है। सोनार पानी में वस्तु को खोजता है, पानी में वस्तु को खोजता है, पानी में वस्तु को खोजता है। और रेडार की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी पर स्थल पर वस्तुओं को खोजता है, जहाज को खोजता है, स्थल पर एरोप्लेन वगैरह को खोजता है, स्थल पर वस्तु को खोजता है। चला यहां से क्वेश्चन बनता है, आप इसको जरूर नोट कर लें, स्थल पर वस्तुओं को खोजता है। इसमें अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, परावर्तन के सिद्धांत पर पानी में वस्तु को खोजता है। और सोनार में रेडियो तरंग यूज करते हैं, परावर्तन के सिद्धांत पर स्थल पर वस्तुओं को खोजता है। जल्दी से लिख लें, जल्दी से लिख लीजिए। अरे बाप रे सर, छपरा में नेट बंद है फिर भी हम लोग सिवान जिला में आकर क्लास कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इतना दूर आप क्लास करने के लिए चले गए, देखिए इसीलिए चला हम भी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। सोनार पराश्रव्य तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर पानी में वस्तु को खोजता है, रेडियो तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर स्थल पर वस्तु को खोजता है। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। सोनार में हम उपयोग करते हैं किसका? पराश्रव्य तरंग का, इज द राइट आंसर। रेडार में अगर कहता तो रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये तो सबको पता होगा दोस्त मेरे, ये आपको पूछा भी था। श्रव्य तरंग आपको पता होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है, ये आपका क्वेश्चन भी रहा है इससे रिलेटेड। अब श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से
कॉम। आप पराश्रव्य तरंग की अगर बात करोगे तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी है बीपीएससी टीआरई में। हम चला कुछ भी आपको ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपको पढ़ना नहीं चाहिए, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। मैथ का आंसर की नहीं है, चला जी हम बोलते हैं, दिलवा देंगे। मैथ का भी जो लोग क्लास कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 125 628 के लिए, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है अभी जो मेरे बाद होता है और आप क्लास कर रहे हैं तो कृपया 8 टाइप करें। अगर अभी जो क्लास हो रही है 2 दिन की क्लास हुई है, हमको लगता है मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 4 दिन की क्लास हो चुकी है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है 20-25 दिन की क्लास चलेगी अभी से एग्जाम तक, अगर आपको अच्छा लग रहा है रोशन सर पढ़ा रहे हैं तो कृपया 8 टाइप करें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, मेरे जस्ट बाद मैथ वाले गुरुजी आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वास्थ्य पर कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है? व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, बहुत बढ़िया 8 टाइप किए हैं चला जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन A to Z टाइप का अगर मिलने लगेगा तो आप उसको लाइक जरूर कीजिएगा। इसलिए एकदम 471 क्वेश्चन का एक PDF गया है, उसको आप कंप्लीट कीजिए, आपकी सेवा हो जाएगी। कहते हैं चला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है? बताओ। खांसी जुकाम होगा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, एनसीईआरटी का ही सवाल है। चिकन पॉक्स होगा 5 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए, तंबाकू चबा रहे हैं भैया, दीर्घकालिक प्रभाव। तनाव है, अभी है, फिर नहीं रहेगा, आंसर हो जाएगा तंबाकू चबाना। इस टाइप का भी 1-2 क्वेश्चन, चूंकि इसमें एक से अधिक का ऑप्शन बन रहा है इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। बताओ तो चला, निकोटीन जो होता है तंबाकू में, निकोटीन के जलने से क्या मिलता है? निकोटीन के जलने से क्या प्राप्त होता है? एक ऑप्शन है तुम्हारा बेंजीन, एक ऑप्शन है तुम्हारा दोस्त बेंजीन, और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा प्रोपेन। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर? प्रोपेन। एक ऑप्शन है बेंजीन और दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन। चला, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है वो होने वाला है बुधवार से। एनसीईआरटी वन लाइनर आ रहा है, हम पूरे किताब को वन लाइनर, क्वेश्चन को वन लाइनर में बदल दिए हैं। ओरिजिनल एनसीईआरटी आपको पढ़ा देंगे। बताइए क्या होगा? निकोटीन के जलने से क्या होगा हम बताएंगे, उसका वीडियो भी हम बनाने वाले हैं। निकोटीन जो होता है चला खैनी वगैरह में, उसके जलने से बेंजीन प्राप्त होता है, अर्थात जो आप सिगरेट जलाते हैं उससे आपको बेंजीन मिलेगा। चलो देखिए, प्रति विषाणु, एंटीबायोटिक तो है, प्रति जीवाणु है, लेकिन प्रति विषाणु आज तक नहीं बना है, उसके लिए आपको टीका ही लगाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक सुने होंगे, एंटीवायरल टेबलेट नहीं आता है, एंटीबायोटिक टेबलेट आता है। एंटीवायरल बनाया ही नहीं जा सकता क्योंकि वायरस का पता नहीं चलता, वो इतना छोटा होता है कि स्लाइड पर भी नहीं आता है, और इतना न सजीवे है ना निर्जीवे है। अगर मुक्त है तो निर्जीव है, किसी पर चला गया तो वो सजीव हो जाएगा। और वो ना उच्च तापमान निम्न तापमान, किसी पर वायरस मरता नहीं है। इसलिए कोरोना वायरस ठंडी में भी एक्टिव था, गर्मी में भी एक्टिव था। बताइए आंसर क्या होगा? अभी तो आंसर डलवा देते हैं, चला जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहते हैं एंटी विषाणु, एंटीवायरल औषधियां बनाना एंटीबायोटिक दवाइयां बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। क्यों? बना ही नहीं है। चला, एंटीवायरल अभी तक नहीं बना, इसलिए वायरल डिजीज का इलाज नहीं हो पा रहा है। अब क्या कह रहा है? विषाणु परपोषी की मिशनरी का उपयोग करते हैं। विषाणु सजीव और निर्जीव की सीमा रेखा पर है। विषाणु का अपना जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होता है, मतलब अपना जैव रासायनिक प्रणाली, क्योंकि वो सजीव रहेगा कि निर्जीव रहेगा ये बहुत कम पाया जाता है, और इसकी संरचना भी बहुत छोटी होती है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग मारेंगे सजीव निर्जीव की सीमा रेखा पर है, नहीं, जैव रासायनिक प्रणाली इसका बहुत कम होता है। जैविक रूप से रसायन से मरेगा ये बहुत कम देखा जाता है, इसलिए नहीं बनाया जाता। और ये चला म्यूटेट कर जाता है, अभी कुछ है फिर कुछ होगा फिर कुछ होगा, इसलिए एंटीवायरल बनाना संभव नहीं है। हमारा डब्ल्यूबीसी खुद उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता करके लड़ लेता है। तो हम लोग जो इसीलिए कहते हैं जैव रासायनिक प्रणाली इसका बहुत कम होता है। विषाणु के चारों ओर प्रोटीन का बना कवच होता है। प्रोटीन का तो कवच होता है, लेकिन वो रीजन नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन जैव रासायनिक प्रणाली उसका बहुत कम होता है कि वो किस रूप में रहेगा, इसलिए हम उस एंटीवायरल बना नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। बताओ वायरस जो है, वायरस किस तापमान पर मरेगा? वायरस आप पहले तो बताओ, वायरस स्वपोषी है कि परपोषी है? वायरस स्वपोषी है कि परपोषी है? जल्दी से बता दो, वायरस स्वपोषी है कि परपोषी है?
वायरस की अगर हम बात करें तो ये स्वपोषी है कि परपोषी है? वायरस स्वपोषी है कि परपोषी है? कोई बात नहीं, आज क्लास आप नहीं कर पाए तो कल करिए, लेकिन करिए जरूर। बताओ वायरस स्वपोषी है कि परपोषी है? वायरस जो है आपका ये स्वपोषी है कि परपोषी है? जल्दी से बता दो। वायरस जो है आपका स्वपोषी है कि परपोषी है? जल्दी बता। वायरस चला परपोषी है। वायरस जो होता है ये परपोषी है, स्वपोषी नहीं। अत्यधिक ताप और अत्यधिक उच्च ताप और अत्यधिक निम्न ताप पर भी ये मरता नहीं है। अत्यधिक उच्च ताप और अत्यधिक निम्न ताप पर भी ये मरता नहीं है। कौन? वायरस। अत्यधिक उच्च ताप और अत्यधिक निम्न ताप पर भी ये मरता नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा आंसर? एकदम शुद्ध चला एनसीईआरटी है, देख लो, इस शुद्ध एनसीईआरटी है, किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। आप भारत सरकार का वेबसाइट खोल लीजिए, वहां क्वेश्चंस मिल जाएगा। आपकी आवाज से हमें कानों में सुकून मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद चला जी, आपको देख के हमें भी अच्छा लगता है। यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार घर में रह रहे हैं और आपसे निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना है? अब लड़का एक से अधिक का ऑप्शन चूंकि रहता है, कैंसर जीवाणु जनित है, कैंसर जीवाणु जनित है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता 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 है। ये तो एड्स सबको पता है, विषाणु जनित है। ये भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नहीं होता है चला। एड्स जो है ये विषाणु जनित है, ये भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नहीं होता है, विषाणु जनित है। ये भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नहीं होता है। वायु वहित रोग जो है ना चला, ये भीड़ भाड़ वाले जगहों पर होता है। और एस्बेस्टोसिस जो है, जो एस्बेस्टस उद्योग में होता है, ये भी चला जो है, एस्बेस्टोसिस जो है ये वायु वहित रोग है। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सर्दी जुकाम ये सब चला वायु वहित रोग है, वायु के द्वारा वहित होता है। हैजा तो सबको पता है जीवाणु जनित रोग है। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? वायु वहित रोग। कहता है भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जो होगा वो वायु वहित रोग ही होगा। अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण, और किस कोशिका के कारण चला, किस जीवाणु के कारण? ये होता है कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण। कार्सिनोजेनिक, ये होता है कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण, कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण होता है। ये कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्त मेरे? कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। एड्स विषाणु जनित रोग है। वायु वहित रोग है एस्बेस्टोसिस, ये वायु वहित रोग है। आई कहता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण किस जीवाणु के कारण होता है? कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण। किस जीवाणु के कारण होता है चला? कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण। 6:30 में चला अब क्लास स्टार्ट होता है, क्योंकि मैथ वाले सर का 6 से 7 क्लास रहता है, इसलिए उनको 15 मिनट का गैप देने के लिए हम 7:15 तक पढ़ाएंगे आपको। बताइए जल्दी से। कार्सिनोजेनिक जीवाणु, कैंसर जीवाणु जनित रोग है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। 6:30 से कल से क्लास स्टार्ट होगा चला, और 7:15 तक चलेगा, 45 मिनट की क्लास। अब एक बात बताइए चला जी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बढ़िया से बताइएगा। बताइए तो, केंद्रक, केंद्रक नहीं होता केकरा में? आरबीसी में कि डब्ल्यूबीसी में? जल्दी से बताइए। केंद्रक नहीं होता है किस में? आरबीसी में कि डब्ल्यूबीसी में? केंद्रक नहीं होता है आरबीसी में कि डब्ल्यूबीसी में? जल्दी से बताइए। ये 18वां क्लास है चला जी, 19 और 20 आपका बचा हुआ है, जल्दी से बताइए। एकदम चलेगा संजीव पासवान जी, बताइए जल्दी से। केंद्रक नहीं होता है किस में? आरबीसी में चला केंद्रक नहीं होता है। हम एक क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ाए थे आपको, जल्दी से बताइए तो। ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? एटीपी को या माइटोकॉन्ड्रिया को? या माइटोकॉन्ड्रिया को? ऊर्जा मुद्रा जो है किसको कहते हैं? एटीपी को या माइटोकॉन्ड्रिया को? जल्दी से बता दीजिए। ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? एटीपी को कि माइटोकॉन्ड्रिया को? जल्दी से बता दीजिए आप हमको। सीधी बात, नो बकवास चला। हम आएंगे तो सिर्फ पढ़ा के जाएंगे, हमरा पढ़ाने आता है, हम पढ़ा के चले जाएंगे। बताइए आंसर क्या होगा? ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? एटीपी को कि माइटोकॉन्ड्रिया को? व्हाट इज द आंसर? ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? जल्दी से बता दो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एटीपी को। अब विद्युत गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। विद्युत गृह जो है चला वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। विद्युत गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
विद्युत गृह किसको कहते हैं दोस्त मेरे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, विद्युत गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। विषाणु से हेपेटाइटिस रोग होता है, यह रोग निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा संचरित होता है? बताओ किसके द्वारा यह संचरित होता है? वायु से। वायु से अभी तुरंत हम बोले एस्बेस्टोसिस होता है, एस्बेस्टोसिस होता है सीमेंट उद्योग में। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वगैरह भी होता है, इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम वगैरह ये सब होता है। चला वायु वहित रोग है, वायु से ही हो जाता है आपको। उसके बाद जल, जल से तो चला एकदम सबसे भयानक बीमारी है टाइफाइड, नाम सुना ही होगा। टाइफाइड जो होता है ये जल के कारण ही होता है, जॉन्डिस, टाइफाइड ये सब चला जल के कारण होता है, इसलिए जल पीते रहना चाहिए। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस भी चला जल से ही होता है, लीवर से संबंधित है। भोजन, दूषित भोजन से तो व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क से चला एड्स होता है, यौन संपर्क से एड्स होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे संक्रामक बीमारियां होती है। आंसर यहां हो जाएगा जल। एस्बेस्टोसिस, इन्फ्लुएंजा, सर्दी, खांसी ये सब होता है, चला आंसर व्यक्तिगत, आंसर हो जाएगा जल। जल, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ये सब जल से होता है। मैथ अभी होगा, चला कहते हैं मैथ कब से होगा? मैथ अभी होगा, 7:15 में मैथ आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगला, अगला देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर बता दीजिए। तो हम एकदम ई चला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी बन सकता है, लेकिन आप थोड़ा सोचिएगा तो आपको बन जाएगा आपका क्वेश्चन। सही क्रम का चयन कीजिए, एनसीईआरटी का सवाल है, थोड़ा सा दोस्त मेरा, भाई मेरा ध्यान देगा तो बन जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? वायुमंडल में CO2 है, वायुमंडल में CO2 है, बहुत बढ़िया बात है। CO2 सीधा अपघटित, अपघटक थोड़े होगा, अपघटक तो प्रोडक्ट जो बनता है, जो उत्पादक खाता है फिर प्रोडक्ट निकालता है, उसको अपघटित करते हैं। तो दोस्त मेरे देख लो, वायुमंडल में CO2, फिर पादपों में देख लो, पादपों में यहां कह रहा है जल में कार्बनिक कार्बोनेट, और कार्बनिक कार्बोनेट साफे नहीं होगा। जंतुओं में जैव कार्बन, वायुमंडल में CO2 पादप ले जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वायुमंडल का CO2 पादप लेगा, अब पादप से लेगा जंतु, और जंतु से ई मृदा में मिल जाएगा। आंसर देखो एकदम सिंपल है, वायुमंडल का CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए पादप लेगा, पादप को खाएगा जंतु, और जंतु से ये जो अवशिष्ट निकालेगा वो मृदा में मिल जाएगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर दोस्त मेरे? अभी चला, अगर आपके पास समय हो तो बढ़िया से एकरा देख लीजिए। वायुमंडल में है CO2, वायुमंडल में है CO2, उ लेगा पादप, पादप लेगा जंतु, जंतु से लेगा मृदा, जंतु से सीधा चल जाएगा, जंतु जो अपशिष्ट निकालेगा वो चला जाएगा मृदा में, जंतु जो अपशिष्ट निकालेगा वो चल जाएगा कहां पर? चला मृदा में। आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? B फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक नहीं है? हानिकारक है, नहीं है, नहीं हानिकारक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होता है, चला राइजोबियम, आप ले लीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिसको हम लोग कहते हैं राइजोबियम, राइजोबियम इसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। राइजोबियम को हम लोग कहते हैं चला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, राइजोबियम को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। और एक एजेटोवेक्टर भी होता है, एजेटोवेक्टर का भी नाम सुने होंगे आप, एजेटोवेक्टर का भी नाम सुने होंगे। राइजोबियम जो है दलहनी पौधों की गांठ में, दलहनी पौधों की, खूब पूछता है चला, दलहनी पौधों की गांठ में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एजेटोवेक्टर मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, एजेटोवेक्टर जो है वो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब चला देखो, इसके लिए चूंकि दलहनी पौधों के गांठ में, दलहनी पौधों के गांठ में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कहता ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है? दलहनी पौधों के गांठ में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, और मिट्टी में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो ये आंसर जल्दी से आप बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर?
नाइट्रोजन के स्थिरीकरण जो जीवाणु होते हैं उसमें ऑक्सीजन हानिकारक है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, एक राइजोबियम है, एक एजोटोबैक्टर है। राइजोबियम भी दलहनी पौधों की गांठ में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, एजोटोबैक्टर भी मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। दोस्त मेरे, जो भी लोग हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, आज तो 18वां क्लास है, 19-20 दो क्लास और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का वन लाइनर करने वाले हैं बुधवार से। तो अगर आप जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए 6:30 में। कितना बजे दोस्त मेरे? 6:30 में हम आते हैं आपकी सेवा में। अगर आप आ पाते हैं तो जरूर आइए। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। पहला जो क्लास चला हुआ है वो ऑलरेडी उपलब्ध है। कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम या दलहनी पौधों की गांठ में, राइजोबियम के द्वारा दलहनी पौधों की गांठ में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। एजेटोबैक्टर द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बता दो अगला का आंसर क्या होगा। अगला 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 सिरका के बारे में दोस्त मेरे तुम जानते हो। सिरका बोले तो एसिटिक एसिड, सिरका बोले तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कितना परसेंट? तो हम कहेंगे भैया 5 से 8%। 5 से 8% को हम लोग सिरका कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है। और इथेनोइक एसिड भी इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग इथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग इथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। सिरका बोले तो एसिटिक एसिड 5 से 8%, CH3COOH, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग दोस्त इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी से बता दो। सिरका सबको पता है, विनेगर। सिरका बोले तो इसको इंग्लिश में दोस्त मेरे विनेगर कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। सिरका बोले तो एसिटिक एसिड। और 5 से 8% CH3COH, इसको 1 और 2 कार्बन है, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अच्छा बताओ, चला मधुमक्खी जब डंक मारती है, हम बताए थे, जल्दी से बता दो तुम बता पाता है कि नहीं। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसके लिए क्या चाहिए? एक है NaHCO3 चाहिए। डंक मारता है तो वो फॉर्मिक एसिड देता है, हमको उस पर क्षार डालना होगा। ये दोनों क्षार हैं। अब बता दो जल्दी से क्या डालोगे। मधुमक्खी जब डंक मारेगा तो NaHCO3 दोगे या NaOH दोगे? बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? NaHCO3 दोगे कि NaOH दोगे? जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? NaHCO3 दोगे कि NaOH दोगे? मधुमक्खी अगर डंक मार दिया किसी को तो आप चला, ये दुर्बल अम्ल है। अम्ल जो होता है तीखा होता है, तो ये चला दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। ये चला प्रबल अम्ल है, ये जो है ये प्रबल अम्ल है। अब बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? मधुमक्खी जब डंक मारता है तो दुर्बल अम्ल दोगे या प्रबल अम्ल दोगे? प्रबल अम्ल दोगे तो बहुत तीखा होता है। प्रबल अम्ल की अगर हम बात करें तो वो बहुत तीखा होता है। अब आंसर जल्दी से आप बता दीजिए क्या हो जाएगा। मधुमक्खी डंक मारता है तो NaHCO3 देंगे, बेकिंग सोडा। अच्छा एक बात बताइए, सोडा जितना भी है, सोडा जितना भी है वो द्रव में गैस का मिश्रण है, द्रव में गैस का मिश्रण है या गैस में द्रव का मिश्रण है? जल्दी से बता दो। या गैस में द्रव का मिश्रण है? जितना सोडा है ना दोस्त, उस सब सोडा में दोस्त मेरे, इसका आंसर तो आपको पता है, 5 जल में 5 से 8% एसिटिक एसिड ही विनेगर है। सी नंबर इज द आंसर, हम लिखा दिए हैं। एसिटिक एसिड 5 से 8% वही विनेगर है। अब बताओ जल्दी से आंसर। जितना सोडा है, लेमन सोडा, क्लब सोडा, फिच सोडा, जितना भी सोडा है वो क्या है? जल्दी बता दो क्या हो जाएगा। द्रव में गैस का मिश्रण नहीं, द्रव में गैस का मिश्रण होगा, क्योंकि सोडा में द्रव की मात्रा ज्यादा होती है और CO2 के बुलबुले उसमें बहुत कम होते हैं। तो दोस्त मेरा मेल भी आ गया है। अच्छा चला, एक लाइन हम एक बार फिर से बच्चों से कमेंट्स करवा लेते हैं, अगर पॉजिटिव होगा। अगर रोशन सर जो अभी करवा रहे हैं, 4 दिन से करवाए हैं, अगर आपको क्लास उनका बहुत अच्छा लगता है और लग रहा है कि मेरा सही कंटेंट गुरुजी पढ़ा रहे हैं और इस कंटेंट से मेरा काम होगा, तो कृपया 8 टाइप करें। अगर आपको कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है तो कृपया 9 टाइप करें, 9 टाइप करें। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है रोशन सर बहुत अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, मेरे यहाँ के टीचर में चला एक खासियत आपको मिलेगी, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई मिलेगी। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो तो अभी हमारे चैनल से जुड़ें, अन्यथा ना जुड़ें।
एकदम सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई आपको मिलेगी। तो अगर आप इच्छुक हो तो जरूर जुड़े। आप देख लीजिए आपके सामने कमेंट से हमने दोनों ऑप्शंस दिया है बच्चों को, 8वीं और 9वीं, एकदम पारदर्शिता के साथ। तो बच्चे अभी क्लास जो कर रहे हैं वो कमेंट्स लिख रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर कीजिए। कहते हैं चला आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? व्हाट इज द गलत? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया, एकदम गलत है। बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार नहीं, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, ये भी गलत है, ये भी गलत। आवर्त सारणी में समस्थानिक के संलग्न समूह में रखा गया, एकदम नहीं। आवर्त सारणी है मेंडलीफ का, इसमें तो इसने समस्थानिक को कोई स्थान ही नहीं दिया, तो ये भी गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, ये सही है। आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ किया था, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोस्ले किया था, एकदम बढ़िया से देख लो चला। तो 1 2 3 एकदम गलत है, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। मेंडलीफ ने किया था आवर्त सारणी का खोज जो परमाणु भार के आधार पर सजाया, समस्थानिक को स्थान नहीं दिया। मोस्ले ने किया था आधुनिक आवर्त सारणी जो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। तो आपकी सेवा में गुरुजी आज की क्लास यहीं तक रही, और फिर हम लोग कल नहीं, अब ध्यान